हेलो बच्चों, चलिए अगला नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। हम लोग क्यूएफटी के वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे हैं, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के। तो अभी जो टॉपिक है केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, बच्चों आपको मालूम है कि आयनिक इक्विलिब्रियम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, अब उनके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू x3y, द अमाउंट ऑफ x3y एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर x3y का अमाउंट किस चीज से इफेक्ट होगा? पहला है टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर ओनली, तीसरा है प्रेशर ओनली, टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो बच्चों आपको मालूम है कि कैटलिस्ट अमाउंट अमाउंट का मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप चेंज करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती, बैकवर्ड भी, तो इसका अमाउंट चेंज हो सकता है। मतलब जो अमाउंट चेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। At constant temperature, the equilibrium constant for the decomposition reaction of N2O4 is equal to NO2 is expressed by Kp, where P ये पता है और X की वैल्यू ये है। डिग्री ऑफ डी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये जेई एडवांस का काफी साल पुराना क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि Kp इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चाहे वो Kc हो चाहे Kp हो, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो प्रेशर के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये जो इंक्रीजेज या इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ये सब जो x के साथ या p के साथ है वो नहीं होगा। इनफैक्ट Kp रिमेन्स कांस्टेंट विद चेंज इन प्रेशर एंड x। सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ ये हमें मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की Kp और Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है फॉर अ गिवन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देन थर्ड क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। अब वही है कि Kp की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को आधा कर दिया गया। अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को आधा करने से Kp की वैल्यू चेंज नहीं होगी, Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जरूर चेंज हो जाएगा। क्यों? अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के मोल्स कम बनते हो। मतलब ये रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो ये रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। अच्छा, बैकवर्ड जाने का मतलब है कि जो N2O4 का डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रही है। अगर आगे आती तो डिसोसिएशन बढ़ता, पीछे जा रही है इसका मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगा। सो हम लोग बोलेंगे Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट। A weak acid HX at 25 डिग्री सेल्सियस हैज डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 into 10 power minus 5। मतलब हमको K का वैल्यू दे रखा है 10 की पावर -5। इट फॉर्म्स अ सॉल्ट NaX। तो सॉल्ट बन रहा है वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ऑन रिएक्शन विद कास्टिक सोडा, मतलब NaOH। द परसेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की गई बेटा, और आपको मालूम है कि KH होता है KW अपॉन KA, और इसकी वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम मानते हुए अल्फा की वैल्यू हो जाएगी रूट KW अपॉन KAC, KA इंटू सी। तो रूट KW की वैल्यू 10 पावर माइनस 14 अपॉन K 10 पावर माइनस 5, और C की वैल्यू दे रखी है 0.1। 0.1 का मतलब 10 की पावर -1। सो सॉल्व हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको परसेंट चाहिए तो परसेंट अल्फा के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो ये वैल्यू आ जाएगी 10 पावर -6, 10 पावर -8, 10 पावर -8 इंटू 100, 10 पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -2%। 10 पावर -2% का मतलब 0.01%। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0.1 मोल ऑफ CH3NH2 एक वीक बेस है, इज मिक्स विद 0.08 मोल ऑफ HCl। होगा क्या? जैसे ही CH3NH2 को आप HCl के साथ मिक्स करोगे तो एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन शुरू हो जाएगी और बनेगा CH3NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब सॉल्ट बनेगा बेटा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, है ना बच्चे? सॉल्ट बनेगा। ठीक है, कैसे, कितना बनेगा? इसका 1 मोल 0.1 मोल और इसके 0.08 मोल के साथ मिक्स किया तो ये तो खत्म, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। इसका 0.02 मोल बचा रहेगा और इसका 0.08 मोल बनेगा। मतलब अब मेरे पास एक बफर है। अब मेरे पास एक बफर है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वीक बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ऐसे बफर का जो POH होता है हेंडरसन इक्वेशन से, वो होता है PKB प्लस लॉग, ये हो जाएगा बच्चे 0.08 अपॉन 0.02। ध्यान रखिएगा ये POH आएगा, और पीएच के लिए इस वैल्यू को किससे माइनस कर देंगे?
14 से। तो POH की वैल्यू कितनी आ रही, हमसे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो POH, अच्छा PKB की वैल्यू आ जाएगी, POH इज इक्वल टू, PKB कितना है, PKB आ जाएगा 4 माइनस लॉग 5, 4 माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 4, है ना, लॉग 4 की वैल्यू मालूम है, लॉग 5 की वैल्यू भी मालूम है, लॉग 5 की वैल्यू भी मालूम है, लॉग 5 की कितनी वैल्यू होती है 0.7, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6। तो यहां से POH मतलब यहां से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें पता है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, कैसे, H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है, KW के बराबर होता है। और KW की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10 की पावर -14। सॉल्व करेंगे, यहां इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10 की पावर -11, ये H प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का मतलब है जो सिर्फ एक लोन पेयर या एक OH देता हो। weak monoacidic base is titrated with a 2/15 molar of HCl in water. The concentration of H plus at equivalence point will be equal to, ठीक है, अभी क्या हुआ कि हमसे इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच पूछ रहे हैं। तो अगर आप एक वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट बनेगा, मतलब बेसिक सॉल्ट, सॉरी एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे वही सॉल्ट रहेगा, तो उस तरह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हमें इक्वेशन ट्राई करनी है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले तो बच्चे आप इक्वेशन लिख लो। मान लो मेरे पास कोई वीक मोनो एसिडिक बेस है, लेट्स से मेरे पास एक वीक मोनो एसिडिक बेस है BOH, ठीक है, BOH और 2.5 ml 2/5 मतलब ये 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल है, 1 मिलीमोल है। इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराई तो 1:1, क्योंकि ये भी मोनो एसिडिक है, इसकी भी एसिडिटी 1 है, इसकी भी एसिडिटी 1 है, तो 1:1 रिएक्ट करेगा, BCl बनेगा और H2O बन गया। ठीक है, BCl बन गया, H2O बन गया। HCl कितना 2/15, अब चूंकि पूरी रिएक्शन करा रहे हैं तो 2/15 है, तो इसका कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा हमको, 1 मिलीमोल इसका भी चाहिए, 1 मिलीमोल इसका भी चाहिए, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा 7.5 मिलीलीटर। 7.5 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम हो गया, 2.5 ml इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम हो गया 10 ml, फाइनल वॉल्यूम हो गया 10 ml, 10 ml है ना, फाइनल वॉल्यूम इज 10 ml। सो HCl हो गया, ये भी 1 मिलीमोल हो जाएगा, खत्म खेल, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये कितना बनेगा 1 मिलीमोल बनेगा। अच्छा बहुत बढ़िया, 1 मिलीमोल बन गया और फाइनल वॉल्यूम 10 है, तो इसकी मोलैरिटी मतलब जो B प्लस जो कैटायन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.1। अच्छा KB की वैल्यू बच्चे कितनी है, KB की वैल्यू हमको 10 की पावर -12 दे रखी है। अच्छा C की वैल्यू हमको पता है, KW की वैल्यू भी पता है। अल्फा की वैल्यू कैसे आती है, KB KH होगा KW अपॉन KB और इसकी वैल्यू हो जाएगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। KW की वैल्यू कितनी है बच्चे 10 की पावर -14 अपॉन KB, KB की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -12 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बच्चों यहां पे प्लीज फॉर्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि यहां जो अल्फा की वैल्यू है वो इग्नोर नहीं कर सकते हो 1 के रेस्पेक्ट में, वो इग्नोर नहीं कर सकते, तो यहां मजबूरन हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, यहां क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, यहां हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना। कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये वाला अल्फा रूट KW अपॉन KBC होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला अजम्पशन के बाद आता है। क्या अजम्पशन के बाद आता है कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम है, लेकिन यहां अल्फा 1 से कम नहीं है, यहां वर्थ कंसीडरिंग है। अब यहां क्वाड्रेटिक अपन को सॉल्व करने की पड़ेगी और सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके आ जाती है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अल्फा क्वाड्रेटिक बनेगी और आपको एक्चुअली पता क्या करना है, अगर आप नोटिस करोगे सो हमको B प्लस का हाइड्रोलिसिस, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस के बाद कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब, चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं देखता हूं, नेक्स्ट पेज पे जब आप कैटायनिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो B प्लस का जब हाइड्रोलिसिस करोगे H2O के साथ तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा BOH जो कि एक वीक बेस है, और क्या मिलेगा बच्चे H प्लस मिलेगा। तो ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा, मतलब H प्लस की वैल्यू क्या है C अल्फा के बराबर। अल्फा की वैल्यू पीछे से सॉल्व करेंगे, C की वैल्यू हमको 0.1 पता है, C की वैल्यू 0.1 पता है, सॉल्व कर लीजिएगा। H प्लस की वैल्यू
अप्रोक्सीमेटली 2.7 इंटू 10⁻², मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन था ना 2.7 इंटू 10⁻² आ जाता है, ये वाला ऑप्शन सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ सॉल्ट्स ऑफ टाइप्स MX, MX2 एंड M3X एट अ टेम्परेचर T आर। ये आपको तीन वैल्यूज गिवन है, तो तीन तरह के सॉल्ट्स हैं और तीन हमको वैल्यूज दे रखी KSP की, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो, सॉल्युबिलिटी मतलब S का ऑर्डर बता दो, ठीक है। तो कभी भी प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप KSP की वैल्यू को देख के सॉल्युबिलिटी मत जज करना। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि KSP की वैल्यू देखते हैं, जहां सबसे कम वैल्यू है बोलते हैं वो सबसे कम सॉल्युबल है। ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट सॉल्युबिलिटी पता करनी पड़ेगी। जैसे बच्चे MX की सॉल्युबिलिटी जो है MX की, तो MX टाइप के सॉल्ट के लिए ये इसकी KSP कितना होगा S², है ना। मतलब हमको S² की वैल्यू दे रखी कितनी, 4 इंटू 10⁻⁻8, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻4। इस तरह से आपको तीनों, अच्छा इसके लिए कितना होगा, इसके लिए KSP कितना होता है 4S³, कितना होगा 4S³। कैसे 4S³, क्योंकि एक जगह 2S आएगा, एक जगह S है, 2S का स्क्वायर और S³। अच्छा इसके लिए KSP कितना होगा, इसके लिए KSP होगा 27 इंटू S⁴। तो आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो जो S की वैल्यू आएंगी और वो इस क्रम में आ जाएंगी। ये सॉल्व करके देखना, आपको हर जगह S की वैल्यू निकालनी है। इसका KSP पता है, इसका KSP पता है, इसका KSP पता है, सब जगह S की वैल्यू निकालोगे। S की वैल्यू निकालने के बाद आपको लास्ट वाला ऑप्शन सही आता हुआ दिखेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वैल्यूज भी ऐसी है ना बच्चे की आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 4S³ है तो 3.2 है, यहाँ 2.7 है, यहाँ पे भी 27 है, तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है अब MCQ है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। The thermal dissociation equilibrium of CaCO3 is studied under different conditions। तो ये हमको दे रखा है इक्वेशन। फॉर दिस इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, उन सभी करेक्ट ऑप्शंस को अपन को पिक करने हैं। पहला डेल्टा H इज डिपेंडेंट ऑन T, ये बिल्कुल सही है, एक थर्मोडायनेमिक फैक्ट है कि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ऑब्वियसली डेल्टा H विल आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। K इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल अमाउंट क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, उस पर कोई चीज डिपेंड नहीं करती। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। K is dependent on the pressure of CO2 at a given temperature, no बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने पहले ही बताया कि K सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड। डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट इफ एनी, ये भी एक फैक्ट है कि जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है वो कैटलिस्ट ऐड करने से चेंज नहीं होती है। उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन ये है कि जो एंथैल्पी चेंज है, मतलब जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो जो डेल्टा H है, डेल्टा H एक्चुअली ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को डेल्टा H बोलते हो। अब जब आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक्टिवेशन पाथ को लोअर कर देता है। जैसे मान लीजिए इसी रिएक्शन को अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराएं तो बस एक्टिवेशन पाथ लोअर हो गया, ये जो गैप है ये चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा H की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर A, B एंड D। तो करेक्ट ऑप्शंस आर A, B एंड D, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, इसके पीछे भी एक क्वेश्चन था, नहीं 9 गायब हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, a 1 liter buffer solution Ha plus Na pH is equal to 4 is mixed with 2 liter of buffer solution Ha plus Na। तो हमारे पास दो बफर हैं, इस बार हमको बोल रखा है कि हमारे पास दो बफर हैं। कैसे कैसे दो बफर हैं, देखो तो पहले तो हमारे पास एक बफर है, कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर है और इसका pH 4 है, इसका pH 4 है। अच्छा इसमें Ha है और NaA है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज मिक्स्ड विद अ 2 लीटर बफर, 2 लीटर बफर के साथ मिक्स करते हैं। अच्छा उस 2 लीटर बफर में भी Ha है और NaA है, लेकिन इस 2 लीटर बफर का pH कितना बेटा 4.3, 4.3, 4.3, ठीक है। और हमको ये भी बोला है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन में Ha और Ha की मोलैरिटी 0.1 है दोनों जगह। अच्छा बहुत बढ़िया, 0.1 है दोनों जगह। तो एक काम करते हैं,
ये कितना होगा ये पता कर लेते हैं। कैसे पता करोगे? pH 4 इज इक्वल टू pKa की वैल्यू 4 आएगी, प्लस लॉग इसकी कॉन्सेंट्रेशन A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 0.1। सो A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इस जगह कितनी आ जाएगी बेटा? इस जगह A माइनस की 0.1 आ जाएगी, है ना। अच्छा यहाँ कितना आएगा? 4.3 इज इक्वल टू 4 प्लस लॉग A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 0.1। अभी यहाँ 0.3 आएगा तो A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 आ जाएगा, 0.2। ये तो मेरी इनिशियल सिचुएशन है। अभी क्या करेंगे? इसका 1 लीटर है तो इतने ही मोल्स इसके, इतने ही मोल्स इसके। इसका 2 लीटर है तो मोल्स डबल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल्स आ जाएंगे। फिर फाइनल मोल्स निकाल लेंगे। इसके मोल्स हो जाएगा 0.1 मोल, इसका 0.1 मोल, इसका 0.2 मोल और इसका 0.4 मोल। जब दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद उसमें HA कितना आएगा? 0.1, 0.2, 0.3 मोल और NaA 0.1 और 0.4, NaA कितना आ जाएगा? 0.5 मोल, 0.4 और 0.1, 0.5 मोल। अब इसका pH निकालना है, बहुत आसान है। pH इज इक्वल pK 4 प्लस लॉग 0.5 अपॉन 0.3। ठीक है, सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन 4.22, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pH? सबसे ज्यादा pH कहां पे होगा, किस ऑप्शन में होगा? ठीक है, H2O है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर H2O 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसका Kw 10⁻⁻14 होता है, लेकिन अभी यहाँ H2O कितने पे है? 0 डिग्री, और हमको Kw दे रखा है तो इसका pH हो जाएगा 10⁻⁻8 होगा H प्लस, और 10⁻⁻8 होगा OH माइनस, तो pH हो जाएगा बच्चे 8। ठीक है, pH हो जाएगा 8। 0.1 मोलर NH4Cl 25 डिग्री मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं, नॉर्मल एम्बिएंट कंडीशंस, रूम टेम्परेचर। सो अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक, तो इसका pH तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अच्छा, दूसरा है 0.1 मोलर अमोनियम एसिटेट। अब यहाँ के भी बराबर दे रखा है तो इसका pH तो 7 ही हो जाएगा, और ये है इसका pH 7 से ज्यादा नहीं। इसका pH कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे? pH इज इक्वल टू pK, एसिडिक है तो pH तो 7 से कम ही होगा, और यहाँ है 8 तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। हालांकि इसका pH आप कैसे निकालोगे? pKa माइनस लॉग C डिवाइडेड बाई 2, लेकिन pH 7 से कम ही आएगा तो द आंसर इज A। मतलब आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमसे ये पूछा है बेस्ट इंडिकेटर टू डिटेक्ट एंड पॉइंट इन कंप्लीट टाइट्रेशन ऑफ 2 मोलर K2CO3 अगेंस्ट HCl। ठीक है, तो कर क्या रहे हैं? HCl है ऊपर और नीचे K2CO3। K2CO3 मतलब हमें मेन कार्बोनेट से मतलब है बेटा, ये डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, हमें मेन कार्बोनेट से मतलब है। अब जब ऊपर से आप HCl मतलब H प्लस ऐड करते जाओगे तो कार्बोनेट 2 स्टेप में रिएक्ट करता है, CO3 माइनस 2, H प्लस से ऐड करोगे तो पहले स्टेप में बेटा HCO3 माइनस बनाता है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे फेनोप्थलीन इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। तो फर्स्ट स्टेप को डिटेक्ट करने के लिए क्या इंडिकेटर यूज करते हैं? फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन। ठीक है, फेनोप्थलीन। फिर जब आप H प्लस ऐड करते रहते हो तो ये जो HCO3 माइनस बना है ये इस एडेड H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? H2CO3, और यहां के लिए मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। तो क्योंकि हमको कंप्लीट टाइट्रेशन बोला है, कंप्लीट टाइट्रेशन का मतलब एंड वाला टाइट्रेशन, एंड पॉइंट तक आना है, एकदम लास्ट वाले स्टेप तक आना है, तो उसके लिए उचित इंडिकेटर क्या रहेगा? मिथाइल ऑरेंज। क्या रहेगा? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसके बाद अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 व्हेन टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल H2SO4 इट रिक्वायर्स। फिर से वही सारी चीज आ गई। फिर से जब आप हमारे पास NaOH और NaOH और किसका मिक्सचर है? Na2CO3 मतलब बेसिकली CO3 माइनस 2 का मिक्सचर है, और इसका H2SO4 के साथ हम ट्रीटमेंट करें। 0.1 नॉर्मल है तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 0.1/2 मोलर, 0.1/2 मोलर। ठीक है, नॉर्मलिटी, क्योंकि डाई बेसिक एसिड है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई 2। इट रिक्वायर्स 30 ml टू डीकलराइज द फेनोप्थलीन। फेनोप्थलीन मतलब वही अभी मैंने बताया, फर्स्ट कार्बोनेट से रिएक्ट करें। अब जैसे अब यहाँ पे NaOH भी रिएक्शन है, क्योंकि जब H2SO4 आएगा तो पहले वो बेस को देखेगा,
H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पहले वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaOH खत्म हो जाएगा तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक्चुअली पहले जो आपने 30 ml ऐड किया, 30 ml इंटू 0.1/2 मतलब 1.5 मिलीमोल जो आपने ऐड किए हैं H+, वो जो 1.5 मिलीमोल ऐड किए हैं वो किस किस के काम में आएंगे, NaOH और कार्बोनेट से रिएक्ट करने में। तो इन दोनों के मिलीमोल्स मिला के कितने बेटा, 1.5 मिलीमोल, कितने हैं 1.5 मिलीमोल। इसके बाद क्या हो रहा है, फेनोप्थलीन, फिर फर्दर 20 ml, फर्दर 20 ml का मतलब है 20 इंटू 0.1/2 मतलब 1 मिलीमोल फर्दर ऐड किया। तो वो जो फर्दर ऐड किया है वो किससे रिएक्ट कर रहा होगा, कार्बोनेट आयन फर्स्ट स्टेप में क्या बना रहा है, HCO3-। अब ये जो HCO3- बना होगा वो फर्दर H+ से रिएक्ट करके और H2CO3 बना लेगा, है ना, ये वाला लास्ट वाला स्टेप। तो H+ फर्दर कितना ऐड किया, 1 मिलीमोल, मतलब ये 1 रहा होगा तो ये भी 1 रहा होगा, कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। अच्छा ये 1 कहां से आया होगा, ये 1 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा, ये 1 कहां से आया होगा, इधर से आया होगा, ठीक है। HCO3- कितना बना होगा, 1 बना होगा, तभी तो ये 1 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये 1 मिलीमोल। अच्छा HCO3- 1 मिलीमोल, और ये कितना था पहले से, कार्बोनेट 1। तो फाइनली मतलब इनिशियली Na2CO3 में मिलीमोल्स कितने रहे होंगे, 2 मिलीमोल्स रहे होंगे, और NaOH कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, कार्बोनेट NaOH कितना रहा होगा, 1। और क्या पूछा है, एंड मिथाइल ऑरेंज इज डिटेक्टेड टू, मिथाइल ऑरेंज आने तक, मिथाइल ऑरेंज आने तक आपने कितना यूज कर लिया, 20 ml, 20 ml। और आपको ये मालूम है कि 20 इंटू 0.1/2 मतलब कितना, 1 मिलीमोल एक्स्ट्रा आया है। तो वो जो 1 मिलीमोल एक्स्ट्रा आया है वो HCO3- से रिएक्ट कर रहा होगा, मतलब HCO3-1 बना होगा। तो ओरिजिनली आपके पास कितना रहा होगा, 1 तो ये रहा होगा, और ये टोटल हो गया 2। तो आंसर इज सी ऑप्शन, 1 and 2। देन ओके, फिर से एमसीक्यू, अ सर्टेन वीक एसिड हैज K 10⁻⁻⁴। तो हमको Ka दे रखा वीक एसिड का। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अगर हम एक वीक एसिड, लेट से Ha है मेरे पास, और उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस OH- से रिएक्ट कराएं तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। सो ठीक है बेटा, रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, A- मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। और मैं बता दूं कि इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K/KW, Ka/KW। KW कैसे आया, KW ये भी देख लो। तो रिएक्शन है, KW क्या है, KW क्या है, H2O से जो H+ प्लस OH- बन रहा है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज KW, है ना। अब K क्या है, K क्या है, इस वीक एसिड Ha का डिसोसिएशन इनटू H+ प्लस A-, ये क्या है बच्चे, Ka है। और अगर आप गौर करोगे तो इस रिएक्शन को आप कैसे ऑब्टेन करते हो, दूसरी वाली इक्वेशन को पलटना पड़ेगा और पहली वाली इक्वेशन को एज इट इज ले, KW/KA/KW है ना। H2O दाहिनी तरफ है बेटा, तो H2O वाली रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, पलटोगे तभी तो 1/KW आएगा। तो आंसर K 10⁻⁴, और KW कितना है, 10⁻⁻14, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन। ओके, 15 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज मैक्सिमम पीएच वैल्यू। सबसे ज्यादा पीएच किसका होगा, 0.2 मोलर HNO3, HNO3 का पीएच ऑब्वियसली 0.2 मोलर HNO3 मतलब H+ की वैल्यू 0.2 हो गई, तो पीएच हो जाएगा -log 0.2। HCl का भी पीएच इतना ही आ जाएगा। एसिटिक एसिड का पीएच थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो एक चीज तो तय है कि इन तीनों का पीएच तो 7 से कम होगा, कंफर्म है, लेकिन इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम पीएच के लिए सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। मैक्सिमम पीएच के लिए सही ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। ओके 16, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। If pOH of an aqueous solution at 70 degree Celsius is 7, then the solution will be acidic। नहीं, गलत। जैसे ही, अच्छा आपको मालूम है कि ये जो pH स्केल है 0 से 14, 0 से 14, ये कितने डिग्री पे है बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और यहां पे है न्यूट्रलिटी 7, तो 7 से ऊपर क्या हो गया, बेसिक। 7 से ऊपर क्या हो गया, बेसिक। अब ये कह रहे हैं कि अगर अब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पीएच स्केल श्रिंक करती है, क्योंकि केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है, केडब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है। तो जब केडब्ल्यू बढ़ेगी तो पीएच न्यूट्रल वाटर का कम होगा, मतलब
जस्ट टू गिव एन आइडिया, लेट्स से हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सपोज पीएच स्केल लेट्स से 1 से 0 से लेके 12 हो गई, 0 से 12 हो गई। अब 0 से 12 है तो 6 मिड पॉइंट हो गया, और 6 के आगे बेसिक है और 6 के कम एसिडिक है। अब ये कह रहे हैं पीएच 7 है तो 7 वाला बेसिक होगा, जबकि इन्होंने कहा एसिडिक, तो पहला वाला आंसर गलत है। अच्छा पीएच नहीं, सॉरी पीओएच बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। पीएच बेसिक होगा, लेकिन पी जो पीएच होगा बेटा वो 6 से कम होगा, तो पीओएच की वैल्यू क्या होगी, 6 से ज्यादा। मतलब एक चीज तो तय है कि हायर टेम्परेचर पे जो 7 पीएच है और वो क्या होगा, 7 पीएच बेसिक नहीं, बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। तो एसिडिक, ये कह रहे हैं pOH of an aqueous solution at 70 degree Celsius is 7, then solution will be acidic. B, pOH अगर 7 है तो pH क्या होगा, 7 से कम होगा, तो बिल्कुल सही है, एसिडिक होगा, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां है वर्ड pOH, pH 7 नहीं बोला है, pOH 7 बोला है। अगर pOH 7 बोला है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं कि pOH 7 है, pOH 7 है तो pH प्लस pOH की वैल्यू 12 होनी चाहिए। इसका मतलब pH की वैल्यू कितनी है, 5, 5 यहां, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। ये भी बोले एसिडिक, तो सही है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस 100 टाइम्स, pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 2। अब लॉगरिथमिक स्केल है, आपको मालूम है, log 10 अगर 100 टाइम्स डिक्रीज होगा तभी pH की वैल्यू 2 से इंक्रीज होगी, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, सही। If solution of sodium acetate is diluted then pH increases, डाइल्यूशन पे pH इंक्रीज नहीं होगा। बफर कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद डाइल्यूशन, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है। डाइल्यूशन से बफर कैपेसिटी भी चेंज होता है, बफर का pH भी हल्का फुल्का चेंज होता है, लेकिन होता है डाइल्यूशन पे, ठीक है। सो ओनली ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक, ओनली ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Equal volume of following solutions are mixed, in which case the pH of resulting solution will be एवरेज वैल्यू ऑफ पीएच। मतलब हमको ये पूछ रहे हैं कि किस केस में मिक्स करने पे इनका एवरेज फाइनल आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। पीएच HCl स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर रहे हैं, एक का है 2 और एक का 4 है, तो क्या मिक्स करने पे 3 आएगा, नहीं, क्योंकि ये 10 पावर -2 है, ये 10 पावर -4 है, इक्वल वॉल्यूम है, कभी भी 10 पावर -3 नहीं आएगा। चलिए HCl है pH 2 और एक्वस NaOH है pH 12, एक्वस NaOH है जिसका pH 12 है, तो OH माइनस मतलब जो pH होगा वो कितना, pH pOH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, pOH का मतलब है OH माइनस की वैल्यू है 10 की पावर -2 और H प्लस भी है 10 की पावर -2, H प्लस भी है 10 की पावर -2, इक्वल वॉल्यूम मिक्स करें, फाइनल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, फाइनल सॉल्यूशन क्या होने वाला है, न्यूट्रल। pH कितना होने वाला है, 7, pH कितना होने वाला है, 7, तो बिल्कुल सही, 7 एवरेज ही आएगा, 12 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो वो एवरेज इज 7, तो बी ऑप्शन सही है। तीसरा NaOH और NaOH, ये फिर से कुछ वैसा ही केस हो गया, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे एसिटिक एसिड है जिसका pH 5 है और NaOH है जिसका pH 9 है, और हमको बोल रखा है कि दोनों का K भी, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनेगा। और ऐसे सॉल्ट का जो pH होता है वो कितना होता है, 7 + 1/2 pKa - pKb, pKa - pKb, तो pKa pKb की वैल्यू बराबर है, तो 7 आएगा। क्या 7 इन दोनों का एवरेज है, तो बिल्कुल है एवरेज, तो आंसर इज डी। ए गलत, सी गलत, बी और डी क्या है, सही आंसर है। चलिए राइट, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ वीक मोनोबेसिक एसिड HA द प्लॉट ऑफ 1/√C इज गिवन बिलो, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। एज्यूम अल्फा टू बी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, सी कॉन्सेंट्रेशन, तो हमको ये ग्राफ बनाएंगे अल्फा वर्सेस 1/√C। हमें मालूम है कि वीक एसिड, मोनोबेसिक वीक एसिड के लिए अल्फा होता है √K/C, √K/C, √K इंटू 1/√C, और ये y इज इक्वल टू mx, मतलब ये जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू होगी √KA के बराबर, और स्लोप हमको दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -4, तो KA की वैल्यू हो जाएगी इसका स्क्वायर 4 × 10 की पावर -8। K की वैल्यू हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिड, pH हो जाएगा pKa -log C डिवाइडेड बाई 2, pKa की वैल्यू कितनी, 8 - log 4 की वैल्यू 0.6 होती है, तो ये 7.4 माइनस लॉग ऑफ 0.01, तो ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 2,
तो 9.4 डिवाइडेड बाई 2, 9.4 डिवाइडेड बाई 2, सही आंसर 4.7। ठीक है, देन नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, when 1 mole of Hg2NO3 whole twice is added to 1 dm cube, dm cube का मतलब है डेसीमीटर क्यूब, लीटर ही समझो उसको, of a solution containing 3 mole NaCl, then the concentration of Hg2 plus 2 in the final solution is, और KSP दे रखा है। ठीक है, Hg2Cl2 हमें मालूम है कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वो इस तरह का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा, और इसकी वैल्यू KSP है, KSP की वैल्यू 10⁻⁻18 है। इन्होंने क्या कर रखा है कि इसका उल्टा करा रहे हैं, मतलब Hg2+ और क्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं, और फिर हमको बताना है कि कितना प्रेसिपिटेट हुआ, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका उल्टा रिएक्शन लिख लेते हैं। अगर आप इसकी रिवर्स रिएक्शन लिखोगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10⁻+18 हो जाएगा। 10⁻18 का मतलब ये रिएक्शन हाईली फेवर्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब Hg2+2 की वैल्यू कितनी है, 1 मोल दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्लोराइड कितना दे रखा है बच्चे, 3 मोल दे रखा है। अब ये बहुत हाईली फेवर्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो ये तो बहुत कम बचेगा, मान लो Y बचा, ये कितना 1 2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये इसका 1 बच जाएगा। 1 2 के साथ रिएक्ट करेगा, 3 में से 2 चले गए तो 1 बचा, और इससे तो अपन को मतलब ही नहीं। तो 10⁻18 इज इक्वल टू 1/1 इंटू वाई, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻18। तो फाइनल सॉल्यूशन में Hg2+2 कितना होना चाहिए 10⁻18। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड HA द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 2 × 10⁻⁻6, मतलब हमको K दे रखा है। एक वीक एसिड का हमको क्या दे रखा है, K दे रखा है, 2 × 10⁻⁻6 दे रखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस एसिड, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला A- + H2O = HA + K इक्विलिब्रियम, ये होता है बेटा KW/K। जरा चेक कर लो KW/K की वैल्यू कितनी होगी, KW है 10⁻14 अपॉन K 2 × 10⁻6। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही आ रही, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ HA विद NaOH, मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन, तो इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, सो 1/5 × 10⁻, इसका रेसिप्रोकल, सो ये भी सही है। द pH ऑफ 0.1 मोलर HA सॉल्यूशन इज 3.35, चेक कर लेते हैं HA का pH, pKa 6 - log 2, so 5.7 minus log of 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 6.7 डिवाइडेड बाई 2, सही है। और सॉल्यूशन ऑफ A- इज बेसिक, ये भी सही है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, A- का सॉल्यूशन बेसिक ही होगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस के कारण। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 21, 100 ml solution of buffer containing 0.1 molar HA and 0.2 molar A- is mixed with another solution of 100 ml containing, सो ये ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे किए थे। करना क्या है, 100 ml, तो यहाँ से मिलीमोल्स निकालेंगे इसके और इसके, फिर इसके मिलीमोल्स निकालेंगे, फाइनल टोटल मिलीमोल्स डिवाइडेड बाई फाइनल, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग फाइनली A- डिवाइडेड बाई HA फाइनल। आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा, इससे बेहतर क्वेश्चन पीछे आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0.1 मोलर सोडियम एसिडेट सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, द KH वैल्यू इज दिस। ठीक है बेटा, KH अगर इतना है तो KH हमको मालूम है कि ये होता है KW/KA। KW की वैल्यू कितनी है 10⁻14, तो KA की वैल्यू हो जाएगी 10⁻14 अपॉन 5.6 इंटू 10⁻10। ठीक है, K की वैल्यू 10⁻4 अपॉन 5. तो हमको बोला है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 7.4 इंटू 10⁻5 होगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हैं, KH इज इक्वल टू KH 5.6 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C की वैल्यू दे रखी है 0.1, C की वैल्यू 0.1,
ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आप तो सीधे निकाल लो बेटा, रूट के डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस अल्फा को 1 मान लो लगभग। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी रूट के डब्ल्यू अपॉन सी, 5.6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी है 0.1। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अल्फा की वैल्यू। ठीक है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, अगर अल्फा आ गया तो फिर बहुत आसान है। अगर आप एसीटेट का हाइड्रोलिसिस लिख लोगे, एसीटेट का हाइड्रोलिसिस अगर लिख लोगे तो हाइड्रोलिसिस क्या होगा, वीक एसिड बनेगा और क्या बनेगा OH माइनस। फिर से वही बेटा, C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा, तो OH माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी C अल्फा। अब अल्फा आप पता कर चुके पहले ऑप्शन में, C की वैल्यू भी पता है कितना 0.1 मोलर, तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा C ऑप्शन आ जाएगा। और pH इज अप्रोक्सीमेटली 8.8, ये भी चेक कर लेते हैं। pH की वैल्यू कैसे निकालोगे, pH की वैल्यू निकाल लेंगे 7 + 1/2 pKa प्लस log C। C की कॉन्सेंट्रेशन पता है, pKa भी पता है, या आप सीधे एक काम करो, OH माइनस तो पता ही है, OH माइनस अगर C अल्फा है तो H प्लस भी पता है हमको। H प्लस कैसे पता है, ये होगा KW अपॉन OH माइनस, तो pH की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी, और सॉल्व करोगे तो लगभग 8 के आसपास ही आती है ये, लेकिन हाँ 8.88 आएगी कि नहीं आएगी वो आपको चेक करना पड़ेगा, वो लगभग आ रही होगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर्स आर A, C एंड D। द करेक्ट आंसर्स आर A, C एंड D। ठीक, ठीक है। नाउ पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए। Thermal decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin takes place according to the following equation। ये इक्वेशन हमको दे रखी है, क्या इक्वेशन दे रखी है, X2 से 2X सभी गैस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। हमको बोल रखा है कि डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। एक चीज और हमें मालूम है, डेल्टा आर जी नॉट होता है बेटा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तभी log 1 से कम वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो एक चीज तो पक्का है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी 1 से कम होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2, ओके 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X, 0। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म्ड इज गिवन बाय बीटा। ठीक है, तो 1 माइनस X और ये क्या होगा 2X, और 2X को ये बीटा बोल रहे हैं, सो ये 1 माइनस बीटा बाई 2 है, और ये क्या है बच्चे बीटा है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टोटल प्रेशर ऑफ 2 बार, ओके। सो पी टोटल की वैल्यू आपको 2 बार दे रखी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार, कंसीडर द गैस टू बिहेव आइडियली, आर की वैल्यू ये दे रखी है। और क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन। ठीक है, केपी की वैल्यू क्या होगी बेटा, केपी की वैल्यू होगी बीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 2 की पावर 1, 1 माइनस बीटा बाई 2 की पावर 1 इंटू टोटल प्रेशर जो कि 2 दे रखा है अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे आएंगे, 1 माइनस बीटा बाई 2 प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा बाई 2, पावर डेल्टा एन जी, पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू तो 1 है। 1 माइनस बीटा बाई 2, 1 प्लस बीटा बाई 2, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 है, 4 को ऊपर ले जाइए तो यह आ जाएगा 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और ये इक्विलिब्रियम पर बीटा की वैल्यू है। सो सॉरी 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 4 आएगा ना, तो 4 माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 4 2 8, तो अमंग द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। अब अगला सवाल क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शन इज डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन, अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैस के मोल्स ज्यादा बनते हो। गैस के मोल्स किधर ज्यादा बनते हैं जरा देख लीजिए, गैस के मोल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इधर ज्यादा गैस के मोल्स बन रहे हो, तो इन्होंने क्या बोल रखा है विल रिजल्ट इन मोर मोल्स, तो ये बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही है। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसियस X2 टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ऑब्वियस है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.7 है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। हमने के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या लिखी अभी, 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर, यही बोला अभी पीछे, 8 बीटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर। अब अगर बीटा की वैल्यू अगर यहाँ 0.7 आप रख देते हो तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए।
सो ये वैल्यू 1 से कम नहीं होगी और आंसर जो सी है वो आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम। 1 से कम वैल्यू हम लोग रखेंगे नहीं, ठीक है, ये नहीं रखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 to 27. Question number 25. 1 liter of 1 molar acetic acid taken in a container initially. Now this solution is diluted up to volume V liter. तो इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने के बाद सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, so that the pH of the resulting solution becomes the twice of the original value. याद रखिएगा pH twice हो रहा है, pH twice हो रहा है। K दे रखा है हमको, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनिशियल pH निकाल लेते हैं और देखते हैं डाइल्यूशन के बाद pH क्या है। चलो बेटा इनिशियल pH निकालते हैं। सो इनिशियल pH कैसे निकालेंगे? वेरी वीक एसिड है तो pKa माइनस लॉक्सी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। pKa कितना है? 6 है। जरा देखिए pKa की वैल्यू क्या है? 6 है। 6 माइनस लॉग सी, सी की वैल्यू तो 1 है, 1 तो लॉग 1 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इनिशियल pH कितना है? 3 है। अब कह रहे हैं ट्वाइस हो गया pH डाइल्यूशन पे। ट्वाइस होने का मतलब क्या हो गया? फाइनल pH की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। फाइनल pH 6 हो गया, तो इसका मतलब है कि ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद जो H+ की वैल्यू है वो 10 की पावर -6 हो गई है फाइनल सॉल्यूशन में, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में। नाउ इक्वल वॉल्यूम, तो पहले तो इसको निपटाते हैं कि फाइनली हमारा जो एसिटिक एसिड है उसकी मोलैरिटी है क्या डाइल्यूशन के बाद में। कैसे? M1V1 = M2V2, लेकिन उसके लिए हमको पहले V2 और M2 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे जरा देखिए। हमारे पास वीक एसिड था, एसिटिक एसिड, CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक है। C माइनस C अल्फा होता है, C हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है डाइल्यूशन के बाद, C अल्फा है और ये क्या है? C अल्फा। फाइनल H+ आपने अभी बताया कितना? 10 की पावर -6। अगर ये 6 है तो H+ कितना होगा? 10 की पावर -6। तो C अल्फा की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -6। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जो K है, K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 की पावर -6। इसका जो K है वो लिखेंगे बच्चे C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। C अल्फा की वैल्यू 10 पावर -6, 10 पावर -6, तो 10 पावर -6 इज इक्वल टू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -6 अपॉन C माइनस 10 की पावर -6। तो ये कैंसिल होगा। C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C माइनस 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 पावर -6। इसका मतलब C की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ये C की वैल्यू है, याद रखिएगा ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1। तो हम ये समझ सकते हैं कि डाइल्यूशन हुआ कितना। डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से। M1 कितना था? 1, V1 कितना है? 1, M2 कितना है फाइनल? ये 2 इंटू 10 की पावर -6 और V2 की वैल्यू आप यहां से पता कर सकते हैं। सो V2 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये फाइनल वॉल्यूम है किसमें? लीटर्स में। ये फाइनल वॉल्यूम है सॉल्वेंट का। अभी क्या हुआ? जब इतनी मोलैरिटी आ गई तो फिर आपने क्या किया? इतना NaOH ऐड कर दिया। तो एसिटिक एसिड में जैसे ही NaOH ऐड करोगे तो रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और कुछ एसिटिक एसिड बचा रह जाएगा, तो एक बफर होगा। क्या होगा? बफर होगा। सो उस बफर के लिए, सो दैट द बफर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, हमको बोल रखा है लेकिन हमें मालूम है कि ये बफर बनेगा, ठीक है। अब पहला है फाइंड H+ इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में अभी हम लोगों ने इनिशियल pH कितना था बेटा? इनिशियल pH कितना था? 3। तो H+ ओरिजिनल सॉल्यूशन में कितना होगा? 10 की पावर -3 B, है ना। दूसरा फाइंड वैल्यू ऑफ V इन लीटर्स। तो अभी हम लोगों ने फाइनल वॉल्यूम आपने इसमें फाइनल वॉल्यूम V है, तो V की वैल्यू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 है। 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप ये लिख सकते हो। 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 को आप क्या लिख सकते हो? ये। देन pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन एक बफर बनेगा और उस बफर का जो pH होगा, pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, याद रखिएगा सोडियम के साथ NaOH के साथ रिएक्शन के बाद बफर बनेगा। उस बफर के लिए pH होगा pKa प्लस लॉग एसीटेट आयन डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड। सॉल्व करने पे क्या आएगा? C ऑप्शन, है ना। सॉल्व करने पे आए C ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन था जिसमें डाइल्यूशन का एक छोटा सा, आप बोल सकते हो कि हल्का सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 to 29। क्वेश्चन नंबर 28।
द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये पैराग्राफ दिया हुआ तो पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी, अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम को जोड़ दिया गया, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बेरियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट है, इज 1.2 इंटू 10⁻⁵। कंडक्टिविटी का मतलब है ये कप्पा की वैल्यू दे रखी है हमको, कप्पा की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10⁻⁵ ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, हमको ये सब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखा है किसका, 160 140, ये BaCl2 का दे रखा है, ये 140 इसका दे रखा है, और KCl का दे रखा है 100। जब भी इस तरह के केस हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन सा किसका है, हाँ, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दीजिए बेरियम फॉस्फेट का। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तक पहुंचने का रास्ता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तक पहुंचने का रास्ता ये है कि अगर मुझे बेरियम फॉस्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है तो हमको ये इक्वेशन का KSP बताना है, 3 बेरियम प्लस 2 PO4 माइनस 3। क्या करना क्या है, अगर सॉल्युबिलिटी S है तो ये 3S होगा और ये क्या 2S है, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब जो KSP बच्चे वो 3S का क्यूब और 2S का स्क्वायर, तो इधर 27 आएगा और इधर 4 आएगा, सो 108 आ जाएगा, 108 S की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सारा फोकस है S कैसे आएगा, सॉल्युबिलिटी आएगी कैसे। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी में कि सॉल्युबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे कि जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई स्मॉल s। कप्पा हमको दिया हुआ है, ये s हमको पता करना है ताकि s की वैल्यू यहां रखें तो हमको क्या मिल जाए KSP। लेकिन उसके लिए एक बड़ा जो बीच का रास्ता हमें जो नहीं पता है वो है ये मोलर कंडक्टिविटी। किसकी मोलर कंडक्टिविटी, बेरियम फॉस्फेट की। लेकिन बेरियम फॉस्फेट की मोलर कंडक्टिविटी पता करने के लिए आपको डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है बच्चे, ये 3 डेटा दिया हुआ है। तो कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। और आपको एक रिलेशन और मालूम है हमेशा से कि जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। तो एक काम करते हैं, अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करना है तो पहले ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन तीनों सॉल्ट का दिया हो इसकी मदद से बेरियम फॉस्फेट का पता करते हैं। कैसे, तो एक रिलेशन स्टेब्लिश, जब भी इस तरह के सवाल आए तो हमेशा, अब आपके पास 4 तरह की स्पीशीज है, उन चारों स्पीशीज में आप एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करो कि किन दो को मिक्स करने से क्या बनेगा। जैसे मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं, चलिए कैसे, इक्वेशन लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस K3PO4 इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनने वाला, बेरियम फॉस्फेट बनने वाला है, Ba3PO4 होल ट्वाइस, Ba3PO4 होल ट्वाइस, और क्या बनेगा, KCl बनेगा, है ना, इसका K और इसका Cl, KCl बनेगा। इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो यहां 3 कर लो और यहां 2 कर लो, यहां 6 कर लो, हो गया। अब अगर मुझे इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता चल जाए, कैसे पता चलेगी, thrice of BaCl2 plus twice of K3PO4 whole twice, K3PO4 minus 6 times KCl। तो जो मेरा इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा thrice of BaCl2, तो BaCl2 का 160 इंटू 3 प्लस twice of K3PO4, K3PO4 का है 140, तो twice of 140 माइनस 6 टाइम्स ऑफ KCl, 6 टाइम्स ऑफ KCl मतलब 6 इंटू 100। ये हो गया मेरा किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम फॉस्फेट। लेकिन ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, मुझे चाहिए मोलर कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है उसमें मोलर कंडक्टेंस होता है। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये रिलेशन कहां से आप डिराइव कर सकते हो, बहुत सिंपल, आपको मालूम है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो ये तो क्या है, लैम्डा m है, मतलब ये है डिवाइडेड बाई n फैक्टर, तो वही रिलेशन यहां पे लिखा हुआ है, लैम्डा m की वैल्यू लैम्डा इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आई है, अगर मैं इसको इसके n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना होगा 6, बेरियम फॉस्फेट का n फैक्टर, इसका n फैक्टर कैसे 6, तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं, तो इसको दिस इज 480 प्लस
280 माइनस 600 तो ये 480 है, 280 और ये 600 और 160 माइनस 600 160 आएगा, 160 आएगा। और मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। मुझे उससे किसको मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो अगले पेज पे मुझे मिल गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका? बेरियम फॉस्फेट का। और वो कितना मिल गया? वो मिल गया 160 इंटू 6 मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा। कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी थी? कप्पा की वैल्यू ये दे रखी 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। एक मिनट, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं? 16×3 = 48, फिर 14 दूनी 28, सही है सही है सही है। इंटू कप्पा 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई स्मॉल एस। यहां से एस की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, फिर हमारा जो केएसपी होगा, केएसपी हो जाएगा 108 एस की पावर 5। सॉल्व करेंगे बच्चे, सॉल्व करने पे मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम फॉस्फेट इन 0.1 मोलर सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन। अब क्या है? कॉमन आयन इफेक्ट है। कैसे? हमने लास्ट क्वेश्चन में बेरियम फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी पता कर ली थी, लेकिन वो प्योर वाटर में। केएसपी भी पता कर लिया। केएसपी कब था? केएसपी कितना है? 108 इंटू 10 पावर माइनस 20। तो इसका जो केएसपी है और वो आ चुका है 108 इंटू 10 की पावर माइनस 25। लेकिन कॉमन आयन की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। चलिए फिर से सॉल्युबिलिटी लिखते हैं। Ba3PO4 होल ट्वाइस, लिखिए 3Ba प्लस 2 PO4 माइनस 3। लेकिन इस बार फॉस्फेट पहले से ही है, कितना? 0.1 मोलर। ये कहां से आ चुका है? सोडियम फॉस्फेट से। सो ये 3s और ये 0.1 प्लस 2s। नया इक्वेशन बनाते हैं। तो 3s का क्यूब इंटू 0.1 प्लस 2s का स्क्वायर इज इक्वल टू 108 इंटू 10 की पावर माइनस 25। 0.1 प्लस 2s को लगभग 0.1 लिखेंगे, तो 0.1 का स्क्वायर, तो 3s का क्यूब इंटू 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01 इज इक्वल 108 इंटू 10 की पावर माइनस 25। ये 25 ऊपर गया, ये कितना हो गया? 27। तो 327s क्यूब इज इक्वल टू 108 इंटू 10 की पावर माइनस 23। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन 27 इंटू 10 की पावर माइनस 23 का क्यूब रूट पावर 1/3। तो हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पे आपको ये वाला आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 29। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 1.6 इंटू 10 पावर 17। जैसे ही आप Kc देखो तो ये वैल्यू काफी लार्ज है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज ट्राई करनी चाहिए कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रांगली फेवर्ड है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.06, इक्वल वॉल्यूम पे भी फोकस करना है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.06 मोलर Fe+2 एंड 0.2 मोलर S-2 आर मिक्स्ड। अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, Fe+2 प्लस S-2 मिलके सॉलिड बना रहे हैं, FeS सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट है। इसकी मोलैरिटी जब मिक्स करोगे तो T=0 पे, जब आप मिक्स कर रहे हो T=0 पे, तो मिक्सिंग जब हुई तो मोलैरिटी क्या हो गई? हाफ हो गई। बस यही बच्चों ने गलती की थी, ये जेईई एडवांस का सवाल है। हुआ क्या था कि यही मोलैरिटी ले ली जो कि गलत है, तो इसकी मोलैरिटी हाफ हो जाएगी, इसकी भी मोलैरिटी हाफ हो गई। और अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो इररिवर्सिबल रिएक्शन की तरह कर लीजिए। इक्विलिब्रियम आते आते ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह एक्ट करेगा, तो ये मान लीजिए y बचा, ये 0.03 इसमें कम हो जाएगा, तो 0.1 में से 0.03 कम हो गया, 0.07 बचा। और इससे तो अपन को मतलब नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा? 1। इसके लिए Kc की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 17। सो आपका 1.6 इंटू 10 की पावर 17 की वैल्यू हो जाएगी 1/0.07 इंटू y। ठीक है, बस हो गया, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ y इज 1/0.07 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17। इस फॉर्मेट में ले आइए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने पे y की वैल्यू 8.92 या 8.93 के आसपास आएगी। सो 8 पॉइंट यहाँ रेंज में आंसर आया था जी एडवांस का, तो 8.92 आंसर चल जाएगा, 8.93 भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31।
500 ml of 0.2 molar aqueous solution of acetic acid is mixed. 500 ml 0.2 molar, so this is 0.1 mole. 0.1 mole is mixed with 500 ml 0.2 molar 0.1 mole HCl. अच्छा ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500 प्लस 500 1000 ml मतलब 1 लीटर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको देखो दिया क्या हुआ, एसिटिक एसिड जब आपने मिक्स कर दिया HCl के साथ तो एसिटिक एसिड की मोलैरिटी 0.1 हो गई बेटा। अब ये डिसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस में डिसोसिएट होगा और H प्लस में डिसोसिएट होगा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको मालूम ही है कि K होता है। अच्छा, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें अल्फा बताना है। एक चीज और, ये 0.1 में से X कम हुआ, ये H प्लस 0.1 ऑलरेडी है, ये कहां से आया है HCl से आया है। सो 0.1 माइनस X और ये आ जाएगा X और ये आ जाएगा 0.1 प्लस X। आपको मालूम है बेटा कि 0.1 प्लस X की जो वैल्यू है वो लगभग 0.1 हो जाएगी और 0.1 माइनस X की भी वैल्यू लगभग 0.1 होगी। तो जो इसका K होगा, K की वैल्यू दी होनी चाहिए, Ka की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू एक्स अपॉन 0.1, मतलब x की वैल्यू के a के बराबर हो जाएगी। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, जो अल्फा होगा, वो होता है मोलैरिटी जो डिसोसिएट हुई। कितनी मोलैरिटी डिसोसिएट हुई, x डिवाइडेड बाय इनिशियल मोलैरिटी जो दी हुई थी, इनिशियल मोलैरिटी 0.1 और परसेंट पूछा है तो इनटू 100। सो दिस इज परसेंट अल्फा। k की वैल्यू दे के रखी गई थी और Ka ऑफ एसिटिक एसिड वाज 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 5। Ka is 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5। एक्चुअली दो पार्ट है तो अगले पार्ट के आगे इसकी वैल्यू दी हुई है, जैसे देखिए ओके इसके पीछे। सो K की वैल्यू दे रखी है ये क्वेश्चन में, ये मेरे पास जो लिखी है ये K की वैल्यू। ठीक है, ये K की वैल्यू अगर नहीं दी होगी तो आप भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब बेटा यहाँ पे हो गया, K का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सो K का वैल्यू x आ जाएगा। तो परसेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी है 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 100, राइट। सो दिस इज परसेंट अल्फा 0.0175 पर, है ना, 0.0175% आ जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा। देन क्वेश्चन नंबर 32, 0.1 molar NaOH is titrated with 0.1 molar HA till the end point. K of HA is 5.6, degree of hydrolysis is less compared to calculate pH of resulting solution। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि आपको मालूम है HA प्लस NaOH की रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा और वो सॉल्ट होगा Na प्लस H2O। कितना 0.1, तो 0.1 मोलैरिटी इसकी है, 0.1 मोलैरिटी, वॉल्यूम इसका V, फाइनल वॉल्यूम 2V। सो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 2 हो गया। बस ये C है और आपको मालूम है कि जो pH है वो इस तरह के सॉल्ट्स के लिए 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C की वैल्यू आपको मालूम है, C की वैल्यू बेटा 0.05 है और 0.05 का लॉग होता है -1.3। सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा लगभग 9 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 33, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज। सो हमको Ka दे रखा है बच्चे, हमको Ka दे रखा है, द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सॉल्ट। फिर से वही चीज है, सोडियम सॉल्ट का मतलब है एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बेंजोइक एसिड मतलब C6H5COO माइनस, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो हाइड्रोलिसिस द पीएच हमको पूछा गया है, सबसे पहले एक बार अल्फा चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू होती है √KW अपॉन Ka इंटू सी। KW की वैल्यू है 10 की पावर -14, Ka की वैल्यू है 10 की पावर -4 और C की वैल्यू है 0.01। सो दिस इज वेल, ये काफी कम है, इज लेस देन 1। So we can use our formula. What formula? pH is equal to 7 plus 1/2 pKa प्लस log C। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। log C की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू है 0.01, pKa की वैल्यू 4 रखेंगे, C की वैल्यू 0.01, उसका नेगेटिव लॉग -2 आ जाएगा। सॉल्व करने पे आंसर इजिली 8 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33। नाउ 34, 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, उसका KSP दे रखा है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो इक्विलिब्रियम पर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। 0.1 मोल ऑफ CuCl, तो 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें 0.1 मोल CuCl आपने ऐड कर दिया जिसका KSP दे रखा है। अच्छा, दोनों ही स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसका भी KSP दे रखा है, इसका भी KSP दे रखा है।
So the resultant concentration of silver plus is a 1.6 into 10 power minus x. The value of x is, चलिए बढ़िया है, एक्चुअली दो इक्विलिब्रियम है तो दोनों इक्विलिब्रियम को लिखना पड़ेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे बच्चे, CuCl इज इक्वल टू, ये भी सॉलिड है, क्या लिखेंगे Cu प्लस प्लस Cl माइनस, ये KSP की वैल्यू KSP1 है और ये है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 और ये KSP2 है, इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। मान लो ये x टूटता है, सपोज ये x टूटा, सो ये माइनस एक्स, तो ये आएगा x, ये आएगा x, ये y टूटेगा तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा और ये बच्चे y हो जाएगा। अब आप जरा देखो, अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो दो वेरिएबल्स हैं लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो बेटर है कि कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। आप जरा देखें KSP2 की वैल्यू KSP1 से काफी ज्यादा है, KSP2 की वैल्यू KSP1 से काफी ज्यादा है। अगर ऐसा है तो y की वैल्यू ग्रेटर देन x होगी, इसका मतलब है कि x प्लस वाई को अपन y ले सकते हैं, x प्लस वाई को अपन y ले सकते हैं, ठीक है। सो x प्लस वाई को लगभग क्या लिख सकते हैं, y, तो यहां हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू y हो गई तो y इंटू वाई की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 है तो y की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू y है तो KSP x इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सो x की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सो कंपेयर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34। देन क्वेश्चन नंबर 35, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड AB, एक वीक एसिड का सॉल्ट है और उसका pH 3 पे सॉल्युबिलिटी हमको दे रखी है y इंटू 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। सो द वैल्यू ऑफ y इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि AB एक सॉलिड है, वो डिसोसिएट होगा A प्लस में और B माइनस में, और इसका KSP हमको दे रखा है कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, बहुत बढ़िया। एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HB तो होगा क्या, जैसे ही B माइनस बनेगा तो सॉल्यूशन pH 3 है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो जो B माइनस है वो H प्लस से कंबाइन करके क्या बना लेगा HB, और ये 1/Ka है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 8, बहुत बढ़िया, 10 टू द पावर 8 हो गई, ठीक है। अब आपको मालूम है अगर मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है, सो लेट्स एज्यूम दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज x, तो ये x बनेगा, ये x बनेगा, लेकिन ये अगली रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, x माइनस वाई हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, और ये वैल्यू H प्लस की वैल्यू तो हमको 10 पावर माइनस 3 दे रखी क्योंकि pH 3 मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये बच्चे वैल्यू कितनी हो जाएगी y। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इक्वेशन 2 है और अननोन भी 2 हैं, लेकिन अननोन ये जो x और y है इतना आसानी से सॉल्व कर नहीं पाओगे जब तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे। तो यहाँ आपको बच्चों मालूम है सूटेबल अप्रोक्सीमेशंस लेने ही पड़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन क्या होगा सुनिए, क्योंकि दूसरी वाली रिएक्शन का जरा k देखिए, 10 टू पावर 8, सो दिस इज वेरी लार्ज, इसका मतलब सेकंड रिएक्शन इज स्ट्रांगली फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्ट्रांगली फेवर्ड का मतलब है जैसे ही ये बनेगा, जैसे ही B माइनस बना वो H प्लस से कंबाइन करके HB बना लेगा, सो हम ये कह सकते हैं कि लगभग x की वैल्यू y के बराबर होगी, x की वैल्यू लगभग y के बराबर होगी, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन, ऐसा सही भी है। एक काम करो, इक्वेशन को जोड़ दो, जब आप इक्वेशन को जोड़ोगे तो अब आपको मिलेगा AB सॉलिड प्लस H प्लस इज इक्वल टू A प्लस B माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, A प्लस प्लस HB, और ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, ये कितना है x है, और HB कितना है y को अपन ने x मान रखा है, और जब आप ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ चूंकि y दे रखा है ना तो बेटर है कि इस y को आप इससे कंफ्यूज मत कर जाना। सो चलो मेरे ख्याल से अभी आप समझ ही लोगे, इसको मैं कैपिटल Y बोल देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। सो x स्क्वायर अपॉन 10 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, so that is 20 into 10 की पावर माइनस 6, दिस इज x स्क्वायर, एंड x इज रूट 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्योंकि इसी फॉर्मेट में हमको लाना है, तो y ये है जो अपन कैपिटल Y है वो रूट 20 है, सो द आंसर इज रूट 20, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब इस तरह के एक टाइट्रेशन कर्व बना के रखा हुआ है और हमसे बोला है कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन है जिसका टाइट्रेशन कर रहे हैं 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन है। वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद द सॉल्यूशन ऑफ HA एडेड इज शोन इन द फिगर, ठीक है, बहुत बढ़िया है।
So what is the pKb of the base? The neutralization reaction is given by, obviously neutralization reaction हमको मालूम है, हमको pKb बताना है बेस का कि pKb की वैल्यू क्या होगी। अब आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखें कि जो न्यूट्रल, जहाँ पे एकदम ये जो वर्टिकल पोर्शन है, यहाँ पे हमारा कहीं इसका जो मिड पॉइंट है, इसका हमारा कहीं पे क्या होगा, एक तरह से आप बोल सकते हो इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इस ग्राफ से जो इक्विवेलेंस पॉइंट दिख रहा है वो इसके आसपास दिख रहा है, इसके आसपास दिख रहा है। तो पीएच की वैल्यू क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट पे 6। अब पीएच अगर 6 है तो फिर आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट बन रहा होगा, कैसा सॉल्ट बन रहा होगा, एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब एसिडिक सॉल्ट बन रहा होगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच कैसे निकालोगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से। कैसे निकालेंगे, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से। और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में बच्चे पीएच का फॉर्मूला क्या चलता है, पीएच इज इक्वल टू 7 - 1/2 पीकेबी प्लस लॉग सी। अच्छा, सी की वैल्यू, सी किसकी मोलैरिटी है, यहाँ पे कैटायन की। अब वो जो सॉल्ट है ना उसकी मोलैरिटी है सी, सॉल्ट की मोलैरिटी आधी हो जाएगी तो 0.1/2 हो जाएगा। सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है, बस हो गया। सो पीएच की वैल्यू लगभग 6 के आसपास है, इज इक्वल टू 7 - 1/2 पीकेबी पता नहीं है, और प्लस लॉग 0.05, लॉग 0.05। तो यहां से पीकेबी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने पे पीकेबी की वैल्यू लगभग मिलेगी, लगभग मिलेगी 3.3। सॉल्व करने पे पीकेबी की वैल्यू 3.3। ठीक, चलिए। Then 37th, an acidified solution of 0.05 molar zinc plus 2 is saturated with 0.1 molar H2S। ठीक, सैचुरेटेड का मतलब है इक्विलिब्रियम पर चीजें कर दी गई। व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ जिंक सल्फाइड। हमें जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन नहीं करना है। ठीक है, अगर जिंक सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन नहीं करना है तो एक्चुअली Zn+2 और Sn-2, Zn+2 और Sn-2 लिमिटिंग केस में इसकी वैल्यू अगर हम KSP के बराबर रखें, KSP कितना है 1.25 इंटू 10⁻22, तो यहां से बच्चे जो S-2 आ जाता है वो आ जाता है 1.25 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई जिंक+2, और जिंक+2 दे रखा है 0.05। ये S-2 की मोलैरिटी आ जाती है अगर मैं चाहता हूं कि जस्ट प्रेसिपिटेशन बचा रहे। फिर करेंगे क्या, अब हमको H प्लस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब हमें यह भी मालूम है कि H2S के लिए इक्विलिब्रियम लिखेंगे 2H प्लस प्लस S-2, और हम चाहते हैं कि अगर प्रेसिपिटेशन ना हो तो S-2 इतना होना चाहिए। तो यहां के लिए अब ये होगा Ka1 Ka2, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 10⁻21। सो 10⁻21 इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर। तो ये हमें निकालना है। S-2 की मोलैरिटी ये अभी अभी पता की है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 1.25 अपॉन 0.05, ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻22। सो ऐसे लिख लो 0.05 इंटू 10⁻22, ये हो गया S-2 डिवाइडेड बाई H2S। तो H2S की मोलैरिटी दे रखी है 0.1। सॉल्व करेंगे यहां से H प्लस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहां से H प्लस की वैल्यू आ जाएगी, जिससे प्रिवेंट हो जाएगा किसका, प्रेसिपिटेशन जिंक सल्फाइड का। ठीक, सॉल्व करने पे इट विल कम 0.2। राइट, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.01 मोलर KI सॉल्यूशन। और तो आसान है, कॉमन एन इफेक्ट है, PbI2 सॉलिड डिसोसिएट होगा Pb+2 एक्वस प्लस 2I माइनस एक्वस। I माइनस पहले से ही प्रेजेंट है 0.01, सो ये टूटेगा, मान लो X टूटा तो ये X बनेगा, ये 0.01 प्लस 2X बनेगा। और हमें मालूम है कि जो KSP की वैल्यू है, KSP की वैल्यू कितनी है पता करनी है। अच्छा, दी हुई है 4 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा X इंटू 0.01 प्लस 2X का होल स्क्वायर। अब ऑब्वियसली इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि 2X की वैल्यू इसके मुकाबले बहुत कम होगी, तो ये 10⁻4 है, तो X की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर, ये -4 है, -9 है तो -5, -5 सो हमारा X की वैल्यू तो 4 इंटू 10⁻5, तो X तो यही आ जाएगा। ठीक है, सो द आंसर इज 4। राइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10⁻3। ठीक है, हमको Ag2CrO4 में वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो ये होगा 2Ag प्लस
प्लस CrO4 माइनस 2। हमको सॉलिबिलिटी दे रखी है, तो ये 2s है, ये s है, मतलब 4s क्यूब हमारा KSP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KSP हो जाएगा। तो 4s क्यूब की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू हमको 10⁻³ दे रखी है, तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? KSP की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10⁻³ का क्यूब, 4 × 10⁻৯, ये हमको KSP दे रखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, 0.1 मोल ऑफ K2CrO4 आर एडेड टू 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन फाइंड मोल्स ऑफ Ag2CrO4 प्रेसिपिटेटेड। हमको बताना है कि कितना प्रेसिपिटेट हो जाएगा Ag2CrO4। ठीक है, अभी 0.1 मोल K2CrO4 ऐड कर दिया, तो ठीक है, Ag हम लोग इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, Ag2CrO4 सॉलिड इज इक्वल टू 2Ag प्लस CrO4 माइनस 2। अभी पहले से ही ये प्रेजेंट है, कितना? 0.1 मोल ऑफ K2Cr एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4। 0.1 मोल ऐड कर दिया K2CrO4, तो CrO4 तो पूरा टूट जाएगा, कितना? 0.1 मोल। ठीक है, अब हमको बताना है कि अच्छा ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब है, कहां गया इरेजर? अरे भाई इरेजर कहां है? ठीक, सैचुरेटेड का मतलब हो गया, आ गया आ गया। ठीक है, 2Ag प्लस CrO4 माइनस 2, 2s मतलब ये है 2 × 10⁻³ और ये कितना था? 10⁻³ अब आपने 0.1 मोल ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पीछे की ओर भागेगा। सो इसकी वैल्यू हो गई 0.1 ऐड करने पे इतनी। अब इक्विलिब्रियम पीछे की ओर भागेगा, जब पीछे की ओर भागेगा तो ये प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। अब होगा क्या कि कितना प्रेसिपिटेट होगा? 0.1। अब ऑब्वियसली ये अगर आप ये देखो तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0.1 है, 0.1 में से कुछ कम होगा और ये कुछ कम होगा, तो होगा क्या कि 1/KSP के बराबर हो जाएगा। अगर बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1/KSP है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा, ये तो लगभग इतना ही रहेगा। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी? इक्वेशन बचेगी, कहाँ गई? KSP की वैल्यू जो आपने लिख रखी थी ये, सो KSP इज इक्वल टू 0.1 इंटू, अब ये मान लीजिए थोड़ा बहुत जो बचा है वो y है, सो y² अपॉन बस 1, इसका एक्टिव मास 1 है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू जो कि प्रेसिपिटेट बचा हुआ है। तो प्रेसिपिटेट कितना हो गया? आपसे पूछा मोल्स ऑफ Ag2CrO4 प्रेसिपिटेटेड, सो मोल्स प्रेसिपिटेटेड विल बी इक्वल टू, कैसे करेंगे? जो ओरिजिनल था उसमें से y अब बचा हुआ है, तो कितना चला गया? 2 × 10⁻³ माइनस y चला गया। ये वो Ag प्लस के मोल्स हैं जो कम हो गए हैं, और उतना ही Ag प्लस का अगर मोल्स पता है तो Ag2CrO4 के मोल्स से आप क्या पता कर लोगे? उसका वेट। मोल्स ही पता करना है तो सॉल्व करने के मोल्स आ जाएंगे। 2 × 10⁻³ माइनस y, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, then question number 40, to 1 liter solution containing 0.2 molar Al plus 3 and 0.2 molar zinc plus 2 NaOH is added slowly। सो कुछ ऐसा है कि हमारे पास सॉल्यूशन में Al+3 भी है और Zn+2 भी है, और उसमें आप स्लोली NaOH ऐड कर रहे हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। If concentration of Al+3 is 16 × 10⁻⁻6 at the time when zinc hydroxide is just beginning to precipitate, then find x। ठीक है, एक काम करते हैं, जब जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा तो इक्वेशन क्या होगी मेरे पास? Zn+2 प्लस OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP ऑफ जिंक सल्फाइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, और वो है 2 × 10⁻13। अच्छा, Zn+2 हमको दे रखा 0.2, तो OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो जाएगी 2 × 10⁻13 अपॉन 0.2, ये स्क्वायर है OH माइनस का स्क्वायर। ठीक है, ये 0.2 है और ये ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 10⁻12। सो OH माइनस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 10⁻6। ये कब है? जब जिंक हाइड्रोक्साइड जस्ट प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब ये OH माइनस की वैल्यू आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में रखें तो हमको किसकी मिलेगी वैल्यू? Al+3 की। सो Al+3 इंटू 10⁻6 का क्यूब
इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 25। सो Al प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16 इंटू 10 पावर माइनस 25 अपॉन 10 पावर माइनस 18, 16 इंटू 10 पावर माइनस 25 अपॉन 10 पावर माइनस 18, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 7। सो आंसर विल बी 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, एन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स 0.02 मोलर FeCl2, ठीक है, एंड 0.05 मोलर FeCl3. Now NaOH is added to this solution drop by drop. The pH range in which only the precipitation of FeOH whole thrice occurs without precipitation of FeOH differs by x unit. The value of x is, ठीक है, हमको Fe+2 दिया हुआ है और हमको Fe+3 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां से अगर मुझे FeOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेशन करना है तो इक्वेशन क्या बनाएंगे, Fe+2 इंटू OH माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP ऑफ FeOH होल ट्वाइस, जो कि हमको 8 इंटू 10 पावर माइनस 16 दे रखा है, 8 इंटू 10 पावर माइनस 16 दे रखा है। तो यहां से Fe+2 तो 0.02 है, सो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, और वो कितनी, OH माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 16 अपॉन 0.02 मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, सो दिस इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14, और स्क्वायर है तो OH माइनस हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, तो POH हो जाएगा 7 माइनस लॉग 2 और pH हो जाएगा 7 प्लस लॉग 2। ये तो वो pH है जब FeOH होल ट्वाइस का हमने प्रेसिपिटेशन कंसीडर किया, ठीक है, छोड़ो इसको। FeOH होल थ्राइस के लिए क्या होगा, अब यही चीज सारा सब कुछ Fe+3 OH माइनस का क्यूब अब रखना है, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 28, OH माइनस का क्यूब, Fe+3 कितना दिया हुआ है 0.05, सो OH माइनस का जो क्यूब होगा दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 28, 20, so this is 80 into 10 की पावर माइनस 28, this is 8 into 10 की पावर माइनस 27, सो दिस इज OH माइनस का क्यूब है ये, तो OH कितना हो जाएगा, OH हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और POH हो जाएगा 9 माइनस लॉग 2, और pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा 14 में से माइनस करिए 5 प्लस लॉग 2। अब हमसे पूछा कि डिफरेंस कितना है pH का, तो यहां है 7 प्लस लॉग 2 और यहां है 5 प्लस लॉग 2, तो अगर डिफरेंस लॉग 2 तो कैंसिल होने वाला है, सो जो डिफरेंस ऑफ pH है दैट इज 2 है ना, 9 माइनस 7, सो द आंसर इज 2, ठीक। दिस वाज 41, देन 42 मैच करना है आपको, तो मैच करने के लिए चलिए अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट 1, ऊपर लिखा हुआ डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो और सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, आर गिवन इन लिस्ट 1, इस वाली लिस्ट में डाइल्यूशन कर रहे हैं। द इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन H+ आर गिवन इन लिस्ट 2, H+ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये लिस्ट 2 में दिया हुआ है। चलो 10 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH और 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, तो होगा क्या, NaOH 10 ml 0.1 मोलर मतलब 1 मिलीमोल है, और ये 2 मिलीमोल है। जब रिएक्शन होगी तो इसका LR होगा, NaOH तो खत्म हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड थोड़ा बचा रहेगा और सॉल्ट बनेगा, मतलब अब आपके पास एक बफर है। अब बफर का डाइल्यूशन करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे बफर का pH होगा pKa प्लस लॉग एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। डाइल्यूशन करोगे तो दोनों केस में इक्वल इफेक्ट, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। है कोई ऑप्शन, है कोई ऑप्शन, P के लिए द वैल्यू ऑफ H+ डज नॉट चेंज, तो P के लिए तो पहला ही हो जाएगा, P के लिए तो पहला ही हो जाएगा, तो ऑप्शन A और ऑप्शन B तो गया, ऑप्शन A और ऑप्शन B तो गया। चलिए Q के लिए चेक करते हैं। 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH मतलब 2 मिलीमोल एंड 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड मतलब 2 मिलीमोल। एसिटेट और एसिटिक एसिड, NaOH और एसिटिक एसिड बराबर है, मतलब सॉल्ट बनेगा, कितना सॉल्ट बनेगा, 2 मिलीमोल सॉल्ट बनेगा। अच्छा 2 मिलीमोल सॉल्ट बना, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना था, 20 और 20 40, तो उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन रही होगी 40 से, अब आप वॉल्यूम 80 कर देते हो तो वॉल्यूम डबल करते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई। वॉल्यूम डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई। तो पीएच पे कैसे, अब आपको मालूम है बच्चे कि बेसिक सॉल्ट का जो पीएच होगा, बेसिक सॉल्ट का जो पीएच होता है, अच्छी H+ क्या होता है, बेसिक सॉल्ट अगर मैं आपके बोलूं
H+, तो पहले OH- देखो, OH- क्या होगा, C अल्फा होता है। क्यों? बेसिक सॉल्ट का OH- क्या होगा, C अल्फा होगा। अच्छा, OH- C अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है √KW/KBC। तो यहां रखो, तो OH- की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी KWC/KB। ये बेसिक सॉल्ट, क्योंकि यहां पे बेसिक सॉल्ट बनेगा, उसका वॉल्यूम आप डबल करो तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर मोलैरिटी आधी होगी, सो मोलैरिटी अगर आधी हो गई तो जो OH- की वैल्यू है वो 1/√2, क्योंकि 1/OH- विल बिकम 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। है कोई ऑप्शन? OH-, अच्छा H+, अगर OH- 1/√2 टाइम्स हो रहा है तो H+ क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स, H+ हो जाएगा √2 टाइम्स। तो ये दिख रहा है H+ √2 टाइम्स, मतलब Q के लिए 5 दिख रहा है, Q के लिए 5 दिख रहा है, सो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज डी। ऐसे बच्चे R के लिए चेक कर लेंगे, S के लिए चेक करेंगे, आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, डी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अच्छा सवाल था, जिसमें आपको एक तरह से पूरा ही रिवाइज हो रहा है आयनिक, कैसे कब सॉल्ट बनेगा, कब डाइल्यूशन पे क्या रोल होगा अल्फा पे, और कैसे पीएच चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑन टाइट्रेशन ऑफ 5 ml 0.8 मोलर सोडियम कार्बोनेट, तो ये 4 मिलीमोल है, कार्बोनेट कितने मिलीमोल है, 4 मिलीमोल है। ठीक है, 4 मिलीमोल है, विद 0.4 नॉर्मल HCl। ठीक है, सो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है HCl का, और ये प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। ठीक है, 0 ml, अगर 0 ml ऐड किया, मतलब HCl ऐड ही नहीं किया, तो हमें कार्बोनेट का पीएच बताना है। तो एक चीज तो तय है कि कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, मतलब क्या है, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस करेगा, तो इसका पीएच तो 7 से ज्यादा होगा। पीएच 7 से ज्यादा होगा, तो पीएच अब 9 होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेते हैं कैसे। अब इसका जो पीएच होगा बच्चे, वो हो जाएगा 7 + 1/2 pKa2 प्लस log C। अब C की वैल्यू आपको 0.8 दे रखी, pKa2 की वैल्यू 11 दे रखी है, तो 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 9 से तो ज्यादा आएगा, मतलब एक चीज तो कह सकते हैं कि इसके लिए T होगा। सो इसके लिए क्या हो सकता है, T वाला करेक्ट है, बाकी pH की वैल्यू तो 9 से काफी ज्यादा आएगी बेटा, 9 से ज्यादा आएगी। दूसरा है, अगर 5 ml ऐड किया, तो 5 ml का मतलब है कितने मिलीमोल, 5 ml का मतलब है 2 मिलीमोल आपने ऐड किया, तो होगा क्या बेटा, कार्बोनेट आयन कितना था, 4 मिलीमोल, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, H+, कितने मिलीमोल, 2 मिलीमोल, क्या बनेगा, HCO3- बनेगा। ये कितना खत्म, ये कितना बचा, 2, ये कितना बना, 2, एक बफर बन गया। इस बफर का जो पीएच होगा वो क्या होगा, pKa2 प्लस log 2/2। pKa2 की वैल्यू कितनी है, 11, तो इसका 11 मैच होगा। सो बी के लिए 11, 11 कहीं है, नहीं है, 11 कहीं है, बफर सॉल्यूशन बनेगा, तो ये मैच होगा, मतलब इसके लिए करेक्ट मैच हो गया P, और T वाला तो मैच ही होगा क्योंकि इसका 7 से ज्यादा है। देन 10 ml, 10 ml का मतलब क्या है कि अब आपने इसके 10 × 0.4 मतलब 4 मिलीमोल ऐड कर दिया, 4 मिलीमोल ऐड किए, तो 4 मिलीमोल का मतलब है ये खत्म, सिर्फ ये बनेगा। HCO3- एक एम्फीप्रोटिक आयन है, इसका पीएच pKa1 + pKa2 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 + 11 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9 हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो गया, आर हो गया, है ना, pH 9 हो गया। और लास्ट है डी के लिए, डी के लिए क्या होगा, pH 15 है, सो 15 का मतलब है कितना ऐड कर दिया, 15 × 0.4 6 मिलीमोल। अब 6 मिलीमोल में क्या हुआ बेटा, 6 में 4 तो इसको बनाने में खर्च हो गया, तो बचा हुआ जो 2 है, अब वो HCO3- से, तो ये 4 बन चुका है। अब H+ एक्स्ट्रा कितना बचा, 2। आप बोलोगे 2 कैसे सर, 6 है, 6 में से 4 तो इसको बनाने में खर्च हो गए, तो 2 ही तो बचा, तो बनेगा क्या, H2CO3। अब फिर से बफर बन गया, क्योंकि ये खत्म, ये 2, ये 2। अब इस बफर का पीएच होगा pKa1 के बराबर, तो pKa1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा Q। ठीक, सो ए के लिए T हो गया, बी के लिए PT हो गया, सी के लिए RT हो गया, डी के लिए Q हो गया। बच्चों ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जिसमें फिर से ये डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, डबल टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, और डबल टाइट्रेशन में इस तरह से आपको देखना पड़ता है। और एक चीज और बता दूं कि यहां तक आने में ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट है, जब ये खत्म ये बनता है, यहां तक आने में फेनोप्थलीन अपना कलर चेंज कर देगा। जब ये बन जाएगा तो फिर ये फिर और ऐड करोगे तो रिएक्ट करेगा, जब ये खत्म होगा, मतलब ये भी खत्म तो सिर्फ ये बनेगा,
यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करते हैं, ये सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए फेनोल्फ्थालीन, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए मिथाइल ऑरेंज। थैंक यू। तो ये पूरे सॉल्यूशंस थे, ठीक है।